गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। मैं विजडम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दो वीडियो में हमने बिलियन के लगभग आधे से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर लिया है। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आज की इस वीडियो में किए जाएंगे। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो समाप्त होने पे मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल होगा। मैंने गिफ्ट के बारे में बात की थी, तो देखो बच्चों, गिफ्ट से इस टाइम पे आपका सबसे बेहतर गिफ्ट है जितना आप सीख सके। तो आपका गिफ्ट आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगा। कुछ ऐसी चीजें, आपको कुछ ऐसे कंटेंट आज दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे विलयनों के गुण। आज की हमारी टॉपिक होगी तनु विलयनों के गुण। हमने कल लास्ट टॉपिक किया था मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का फार्मूला डेरिवेट हुआ था। आज हम बात करेंगे तनु विलयनों के गुण के। तो आप जानते हैं तनु विलयन, इसके कुल 4 गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण इसका होता है परासरण दाब। इसका जो पहला गुण होता है वो क्या होता है? परासरण दाब। दूसरा, वाष्प दाब का अवनमन। इसका जो तीसरा गुण होता है वो है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। और इसका जो चौथा गुण होता है वो होता है बच्चों हिमांक का अवनमन। ये इसके कुल 4 गुण हैं, इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला, परासरण दाब। परासरण दाब। अब जैसे आप देखिए, अगर हम परासरण दाब की बात करें तो परासरण दाब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो सबसे प्रमुख रोल निभाती है उसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या नाम है उसका? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है? अपने अंदर से विलेय के कणों को दूसरी तरफ जाने देती है, लेकिन अपने अंदर से विलायक के कण को वापस आने नहीं देती। अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर हम परासरण दाब की बात करें, परासरण दाब, अगर हम परासरण दाब की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, आंतरिक परासरण और बाह्य परासरण। 2 तरीके के परासरण दाब होते हैं, आंतरिक और बाह्य। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। 2 कंडीशन होती है। एक वो कंडीशन, जैसे कि आप देखेंगे कि रात को आप पानी में चने को भिगो दीजिए। चने को आपने पानी में भिगो दिया, सुबह वो चना क्या होता है? फूल जाता है। दूसरी कंडीशन, अंडा, या फिर अंडे को छोड़ दीजिए, अंडे के बीच की जो, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको अर्धपारगम झिल्ली में जब कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरी कंडीशन किशमिश। किशमिश को अगर हम रात भर भिगो देते तो भी क्या होती है? फूल जाती है। लेकिन अगर अंगूर अंगूर को अगर हम NaCl के विलयन में डालते हैं तो अंगूर क्या होता है? उसका वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है और वो छोटे रूप में आ जाता है। तो 2 कंडीशन हो रही है। एक में पानी अंदर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है? फूल जा रहा है। और दूसरे में जब नमक जा रहा है तो क्या हो रहा है? सिकुड़ जा रहा है। तो इन्हीं दोनों कंडीशनों में, एक कंडीशन अंतःपरासरण की, दूसरी कंडीशन बाह्य परासरण की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है उसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक होती है, दूसरी मानव निर्मित होती है। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, जैसे अंडे, जब उबले हुए अंडे को आप क्या करेंगे? थोड़ा उबालेंगे। जब उसको आप उसकी लेयर को बाहर निकालेंगे तो उसके बीच में एक पतली सी परत आती, वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। दूसरी, जो अंगूर होता है उसकी भी अगर आप लेयर को क्या करें?
बाहर निकाले तो उसमें भी एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। तीसरी, बकरे का जो गाल ब्लेडर होता है, बकरे का जो मूत्राशय होता है, उसमें भी जो झिल्ली लगी होती है उसे भी वो भी अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके बारे में, आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी परासरण दाब। क्या होगी, परासरण दाब। परासरण से ही मिलता जुलता एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। तो आज की जो हमारी टॉपिक होगी परासरण और विसरण दाब। हिंट डालिए, परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब। इरेज कर देता हूं इसको। परासरण एवं परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब। लिखिए, विलायक के अणुओं का विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से शुद्ध विलायक से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर विलयन की ओर या तनु विलयन से या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर सांद्र विलयन की ओर प्रवाह प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता, मतलब कॉन्सेप्ट का परिभाषा करिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली। मैंने आपको बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करती है वो कौन सी करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से अर्थात तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जो उसका प्रवाह होता है वही क्या कहलाता है, परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। अब याद रखिएगा, ये प्रवाह तब तक होगा, यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों तरफ जो विलेय की मात्रा आपस में दोनों तरफ क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती। तब तक ये प्रवाह क्या करता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, परासरण। क्या हो गया, और अब ये जिस दाब के कारण, जो प्रवाह जिस दाब के कारण हो रहा है उसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यानी विलयन से विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जिस दाब के कारण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक ना। अब इन डालिए अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए ये हुआ, इस झिल्ली का कार्य क्या होता है कि ये अपने अंदर से विलायक के कणों को क्या करेगी, जाने देगी, लेकिन विलेय के कणों को बाहर जाने नहीं देती। अर्थात वह झिल्ली जो अपने अंदर से विलायक के कणों का विलायक के कणों का प्रवाह करे, परंतु
विलेय के कणों का नहीं, विलेय के कणों का नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे ठीक ना, जैसे एग्जांपल आप जानते हैं, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, जैसे बकरे का आमाशय, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं? उसके बाद अंडे की झिल्ली, अंगूर की भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, आदि। ये क्या है? ये कुछ, इन्हें हम प्राकृतिक झिल्ली भी कह सकते हैं, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, क्योंकि ये हमें कहां से मिलती है? नेचर, प्रकृति के द्वारा प्रदान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसे? प्राकृतिक झिल्ली। गुड, तेज हैं आप लोग, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए मानव निर्मित झिल्ली या कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है कौन सी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? किसी को याद है? कापर फेरोसाइनाइड। कापर फेरस साइनाइड, जिसकी खोज किसने की थी? एमट्रॉब ने। किसने की थी? एमट्रॉब ने, सन 1864 ईस्वी में। कब? तो आप यहां पे नोट करके लिख लेंगे, 1864 में। किसने? एमट्रॉब ने। यम ट्रॉब ने क्या? मानव निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई, जिसका नाम क्या था? कॉपर क्या? फेरोस साइनाइड। ठीक ना, कभी कभी पूछ लेता है, नोट कर लीजिए, कॉपर फेरो साइनाइड। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। थोड़ी लिखने की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि टाइम कम है, बहुत ज्यादा समय एक एक टॉपिक को दिया नहीं जा सकता। हाँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो मैं, चलिए, क्या हुआ? कौन कह रहा सर इरेज करके कह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा? अरे उसके पहले टाइम दिया था भाई। यही एक लड़की बहुत बदमाश है, पीटेंगे इसको एक दिन। चलिए, हमने आपको बताया था दो तरीके की कंडीशन होती है, एक विसरण और एक परासरण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन, 2022 का एक क्वेश्चन है, विसरण और परासरण में अंतर स्पष्ट करिए। विसरण और परासरण में क्या ज्ञात? अंतर स्पष्ट करिए। तो दो कॉलम आप बना लेंगे, एक में लिख लेंगे परासरण और दूसरे में लिख लेंगे क्या? विसरण। ऐसे दो कॉलम बना लेंगे। लिखेंगे पहला, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। अब आप जानते हैं विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, ये आप अपने से कर लेंगे, नोट कर लीजिए, लिख दें, इसमें
अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसमें विलेय के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। और इसमें उल्टा हो जाएगा इसी का, इसमें विलेय के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। लास्ट इसका 3 पॉइंट लिख लीजिए। यह क्रिया सदैव द्रव अवस्था में होती है। सदैव द्रव अवस्था में होती है। इसका लिख लेंगे, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। आप भी नहीं लिख पा रहे हैं तो देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे परासरण दाब आपने जाना, परासरण दाब के भी कई प्रकार होते हैं, समपरासरी, विषम परासरी, अति परासरी, इस तरीके के इसके दो उत्क्रमणीय परासरण, इसके 2-3-4 पॉइंट होते हैं, इसको आप देख लेंगे। आगे हम बात करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम आता है, परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, इतना टाइम दिया था मैं। चलिए आ जाइए, परासरण दाब के नियम, हेडिंग होगी परासरण दाब के नियम। इस टॉपिक को आज पूरी कंप्लीट करनी है और ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। कल की वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक, किसी अलग चैप्टर पर बात करेंगे। मैं आज ही इसको खत्म करने वाला था, लेकिन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे पता चला कि नहीं, परासरण दाब भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में परासरण दाब को खत्म कर दिया जाए। आइए, परासरण दाब के नियम। आप 3 वैज्ञानिकों का नाम सुने होंगे, बॉयल, चार्ल्स और एक वान थाफ। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक नियम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब का नियम। देखिए, किसी भी क्रिया को पूरा होने के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं, ताप, दाब, आयतन। 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ताप, दाब और आयतन। और इन तीनों लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट में किसी एक चीज को स्थिर रख के इस वैल्यू को क्या किया था, कैलकुलेट किया था। और लास्ट में तीनों लोगों के इक्वेशन से हमें एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वान थाप समीकरण। क्या कहते हैं, वान थाप समीकरण। ठीक ना। आइए पहला नियम देखते हैं,
बॉयल वांट हाफ नियम, बॉयल बॉयल वांट हाफ नियम। अब देखिए, आप जैसे जानते होंगे इंग्लिश में अगर बॉयल, थोड़ा चीजों को शॉर्ट करिए, बॉयल को आप समझते बॉयल, अगर इंग्लिश में इसको थोड़ा एक कन्वर्ट करें तो गर्म, नहीं कहते हैं किसी चीज को उबालना, बॉयल करना। तो अगर इस तरीके से देखें तो इन्होंने अपने नाम के अनुसार ही अभिक्रिया के ताप को स्थिर किया था। किसको स्थिर किया था? ताप को। तो इन्होंने बताया था स्थिर ताप पर, यानी इनकी अभिक्रिया किस पर होगी? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब P, परासरण दाब P उसकी सांद्रता के C के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। कौन कह रहे हैं? ये बॉयल महोदय। कौन कह रहे हैं? बॉयल महोदय। और ये कहते हैं किस पे? स्थिर ताप पर। किस पर? अभिक्रिया किस पे होगी? स्थिर ताप पर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यदि ताप क्या है? स्थिर है, तो उसका जो परासरण दाब P होगा उसकी सांद्रता C के क्या होगा? समानुपाती होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन में कहें तो P प्रोपोर्शनल टू C। क्या? P प्रोपोर्शनल टू C। परासरण दाब समानुपाती है किसके? C के, यानी उसकी सांद्रता के। इक्वेशन नंबर 1। या फिर कांस्टेंट हटेगा तो क्या लग जाता है? Kc। अगर आप जानते हैं प्रोपोर्शनल हटा तो एक नियतांक आता है, तो ये नियतांक क्या लेके आए थे? K। क्या लेके आए? K। आ जाइए, ये पहला नियम था। अब दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो चार्ल्स वांट हाफ नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम। इन्होंने क्या किया? ताप को स्थिर किया, ये सांद्रता स्थिर करेंगे। क्या स्थिर करेंगे? सांद्रता। तो इनका नियम कहता है स्थिर सांद्रता पर, किस पर? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का, किसी विलयन का परासरण दाब P, परासरण दाब P उसके परम ताप, उसके परम ताप T के क्या होता है? समानुपाती होता है। T के समानुपाती होता है। क्या कह रहे हैं? स्थिर सांद्रता पर, यानी जो उसकी सांद्रता वो क्या हो गई? स्थिर हो गई। और अगर सांद्रता स्थिर होगी तो उसका जो परासरण दाब P होगा उसके परम ताप T के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या? P प्रोपोर्शनल टू T। क्या लिख सकते हैं? P प्रोपोर्शनल टू T। इक्वेशन नंबर 2 या 2। अब आप जानते हैं यहां भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई एक नियतांक आएगा, और नियतांक क्या आएगा? K। सिंपल सी बात है। तो P बराबर KT। क्या हो जाएगा? KT। अब अगर हम इन समीकरण की क्या करें? नोट हो गया? यहां तक नोट कर लीजिए। मिटा दें। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2, हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व किससे? 2 से। बताइए, दोनों का एक साइड आपस में बराबर है। जब दाहिना पक्ष आपस में बराबर होता है तो बाएं पक्ष ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू CT। क्या लिख सकते हैं? P प्रोपोर्शनल टू
ct, और जब प्रपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, नियतांक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर क्या लिख सकते हैं, kct। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। जब हम पहला फार्मूला देख रहे थे, अब हम नहीं डालेंगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयनों के लिए वांट हाफ समीकरण। ये उसी का अगला पॉइंट है, कोई नई टॉपिक नहीं है ये उसी का टॉपिक है। अभी तक हम क्या किए, दो अलग अलग फार्मूले देखे, दो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आया। अब हम अगर बात करें, जैसे मान लीजिए पहला जो फार्मूला आया था क्या, P प्रोपोर्शनल टू C, क्या आया था, P प्रोपोर्शनल टू C, यही आया था ना। यदि हम मान ले, क्या करें, मान ले कि विलयन की सांद्रता, यदि विलयन की सांद्रता C, विलयन की सांद्रता C किसके, उसके 1 मोल प्रति में V लीटर हो, यानी उसका जो आयतन हो जाए वो कितना हो जाए, V लीटर, कितना लीटर हो जाए, V लीटर हो, तब क्या इसको हम लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको। अगर हम ये लिख रहे थे ना P बराबर KC, तो अगर सांद्रता क्या हो गई, V हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V को इधर ला सकते हैं, तो क्या PV बराबर K, क्या कर सकते हैं, PV बराबर K लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किस पे, स्थिर ताप पर, किस पे बच्चों, स्थिर ताप पर। समीकरण नंबर ये पहला वाला ही है। दूसरे समीकरण में हमने देखा क्या, P प्रोपोर्शनल टू, P प्रोपोर्शनल टू T, अगर कॉन्सेप्ट लेके आए तो क्या हो जाता था, P बराबर KT, ये हो जा रहा था ना। तो अगर यहां से हम वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन T बराबर K, P अपॉन T बराबर क्या, K, किस पर, स्थिर सांद्रता पर, किस पर, स्थिर सांद्रता पर। समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरण की क्या कर लेते हैं, तुलना, क्या कर लेते हैं, तुलना। अब तुलना कर दीजिए समीकरण 1 व किससे, 2 से, बताइए कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, इसको अगर हम तुलना करें तो क्या लिख सकते हैं, के कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बताइए, पीवी बराबर P अपॉन T लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, कितने के लिए, 1 मोल के लिए, कितने के लिए, 1 मोल के लिए। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, बोलिए, अरे भाई ये दोनों बराबर है आपस में, सांता आपस में, उसका जो स्थिर ताप पर और स्थिर सांता पे ये वैल्यू बराबर है, तो ये आपस में बराबर होगा। पीवी बराबर क्या, पीटी, तो अगर यहां से हम देखें तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर 1/T, क्या आ जाएगा, V बराबर 1/T। यानी अगर क्या हो, ताप हो, एक बार ताप स्थिर हो, दूसरी बार क्या स्थिर हो, सांता स्थिर हो, तो उस कंडीशन में जो आयतन होगा वो उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता। यही तो तीसरा नियम कहता है, आयतन क्या होगा, उसके परम ताप के क्या होगा, समानुपाती होगा। नोट कर लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, V बराबर 1/T। चलिए हो गया।
हाँ, जिसको इस पे कोई डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज देगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। यही से कॉन्सेप्ट और निकल के आता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यदि मोलों की संख्या क्या हो जाए, एन हो जाए, यदि मोलों की संख्या क्या हो जाए, एन हो जाए, तो फॉर्मूला निकल के आता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कल वादा किया था कि मैं आपके लिए आज कुछ अलग लेके आऊंगा, तो अब ये चैप्टर लगभग समाप्त है। इससे कोई अगर ऐसे क्वेश्चन जो आपको ना आ रहे हो तो उनको कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। जैसा मैंने आपको कल कहा था कि आज आपके लिए वीडियो में कुछ स्पेशल होगा। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग, जिस दिन मेरा फर्स्ट वीडियो गया था, मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में अधिकांशतः एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, जैसे क्या होता है, कब इसकी अभिक्रिया, मतलब कोई भी दे देगा कि इसकी अभिक्रिया उससे करवा दी जाती है। तो उस तरीके के अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन डेली वीडियो के एंड में दे दिया करूंगा, आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, एक क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है कि एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन का टाइप होगा क्या होता है, क्या होता है जब, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को, ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। अब देखिए किसको कह रहा है, एथिल अल्कोहल को। आपको एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता है, C2H5OH। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, C2H5OH। अभिक्रिया करवा देंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाएंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 140। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो होगा क्या, यहां से एक H इस OH के पास आ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, C2H5HSO4, और ये एक H यहां चला गया OH के पास, तो ये मिलके बना देगा क्या, H2O। क्या बना देगा, H2O। तो ये बना क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको पुनः हम एक बार C2H5HSO4, इसकी अभिक्रिया एक बार पुनः हम किसके साथ करवा देंगे, एथिल अल्कोहल के साथ। किसके साथ करवा देंगे, एथिल अल्कोहल के साथ। तब देखिए हमको क्या प्राप्त होगा, यहां से एक एच चलाएगा इस SO4 के साथ, HSO4 के साथ, तो ये बना देगा क्या, H2SO4। तो बचेगा क्या, C2H5, यहां एक ऑक्सीजन और यहां C2H5, तो C2H5O C2H5। 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, आया हुआ। तो बन गया। इसको क्या पढ़ते हैं, बीच में कौन सा क्रियात्मक समूह है, ओ। कौन सा क्रियात्मक समूह है, ओ। और ओ को आप जानते हैं क्या कहते हैं, ईथर। क्या कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 बार है C2H5, तो क्या, डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर। क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर। ठीक ना। एक दूसरा रिएक्शन, आज के क्वेश्चन, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ, आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक
सोडा के साथ, यानी जो अभिक्रिया किसे करवाने के लिए कर रहा है, के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया कह रहा है एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा, गाना कौन बजा रहा है जी? पढ़ लो बेटा, अभी टाइम है, रील बाद में देखना है, अभी रिएक्शन आ नहीं रहा है को, पढ़ लो, रील बहुत समय आएगा, जिस दिन नंबर कम ना घर वाले लतीफो करेंगे, जूता जूता मारेंगे। पगलेटिया क्या हंस रही है, कैसा हंस रहा? गर्म करने पर आइए क्या बनेगा, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। अब क्रिया किससे कर रहा है करवाने के लिए, आयोडीन के साथ, किसके साथ, तो 4I2 प्लस क्या, सांद्र कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे का फार्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड 6NaOH, रिएक्शन करवा देंगे तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा बताइए। आप जानते हैं ऐसे कंडीशन में I2 क्या है, I2, तो ये इसमें कितने भाग आयोडीन है, 4 दूनी 8, कितने भाग है 8, और यहाँ क्या है 6NaOH, 6 भाग क्या है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो पहले यहां से देखिए Na है, यहां से 5 भाग Na किसके साथ आ सकता है, आई के साथ, 5 आई तो निकल सकता है ना, क्योंकि कुल आई की संख्या कितनी है 8, तो 5 Na क्या बन जाएगा 5 Na। दूसरी स्थिति में OH, और यहाँ OH है और यहां से एक H अगर इसको हम दे दें तो ये क्या बन सकता है H2O, क्या बन सकता है H2O। तो यहाँ क्या बन सकता है CHI3, क्या बन सकता है CHI3। अभी बताइए यहाँ कितना कार्बन बचा हुआ है, एक कार्बन बचा हुआ है, और हाइड्रोजन कितना बचा हुआ है 4, कितना बचा हुआ है 4, तो एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और सोडियम बन गया HCOONA, क्या बन गया HCOONA। इसके अलावा 5NaI प्लस 5H2O, मिला लीजिए, कार्बन की संख्या कितनी है 2, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 5, 5 1 6, और 6 6 12, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक एक 2, और 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन हो गए, क्लियर है। ऑक्सीजन की संख्या एक यहाँ पे, 6 यहाँ पे, यानी 6 1 7, तो देखिए 5 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 5 2 7, क्लियर है। आयोडीन कितना है 4 दूनी 8, तो 5 आयोडीन यहाँ पे और 3 आयोडीन यहाँ पे, 8 आयोडीन हो गए। 6 भाग क्या बच रहा है सोडियम, तो 5 सोडियम यहाँ पे, 1 सोडियम यहाँ पे, 5 1 6, ठीक ना। तो हमको प्राप्त क्या होता है आयोडोफॉर्म, क्या प्राप्त होता है, इसका नाम CHI3 को हम क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म। और ये जो अवक्षेप होगा वो कैसा आएगा, पीला, कैसा अवक्षेप आएगा, पीला अवक्षेप, ठीक ना। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सेशन पसंद आएगा, और अगर सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि वो भी देख के इस परीक्षा के अंतिम समय में अपने स्कोर को, अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सके। चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट, राधे राधे,